हेलो एवरीवन। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ बात करेंगे एक समरी के बारे में और डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो अभी हम चैप्टर की बात कर रहे हैं अमीन्स। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं अमीन्स की तो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक, तो जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अमीन्स। जैसे सपोज करें ये तुम्हारे पास अमोनिया है, ये रहा आपके पास अमोनिया। ऑलराइट, अगर मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ऐड कर दूँ एक कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप, ठीक, और इससे एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बन कर आएगा, कुछ ये बन के आएगा, एक एच दूसरा एच और यहाँ पे आ गया आर, और मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये जो बन के आया है इसी को बोलते हैं हम जनरली, या सिंपल से वर्ड हम इसके बारे में यूज करेंगे, दैट इज कि ये हमारा कहलाएगा अमीन। ठीक, और ये कौन सी अमीन है, ये है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम प्राइमरी अमीन बोल देंगे। प्राइमरी या 1 डिग्री, या आपको इसको 1 डिग्री बोल देंगे। ठीक, तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ऑलराइट, ये सपोज करें लेट्स से आपके पास ये कोई अमोनिया था, इस बार यूं बना, ये है मेरे पास अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल, और इस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर मुझको ऐड करना है एक आर ग्रुप और रिमूव कर देना है एक हाइड्रोजन। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर ये आर को इसमें ऐड किया और इस तरीके से, और एच को मैंने निकाल दिया। तो ये जो बन के आया है ये नाइट्रोजन अभी जो ऐड है या जिससे जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप है। यानी कि आर मेरे पास हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। आप समझ लें एल्काइल मतलब जैसे ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक साइक्लोचेन भी हो सकती है। ये सब एल्काइल हो गए। अगर बात करें एराइल की तो एराइल के अंदर जैसे बेंजीन रिंग हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके सिलेबस में बेंजीन रिंग पर ज़्यादा फोकस है, दैट्स वाई हम बेंजीन रिंग लेंगे। तो यहाँ पे ये बेंजीन हो सकती है यानी कि फेनाइल रिंग। तो उस केस में ये जो बन के आया, जैसे ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एक ही से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से, in that condition we give it a name like प्राइमरी अमीन या फिर 1 डिग्री अमीन। अब कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि यहाँ पर एक दूसरा आर जुड़ जाए, ठीक, कोई भी हम दूसरा आर जोड़ दें और फिर से एक एच को रिमूव करा दें, तो इस बार जो होगा मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये आर और यहाँ पे मैं ये आर डैश लगा देता हूँ, इस साइड में एक एच है ऑलरेडी। अब क्या है, ये सी वाली जो नाइट्रोजन है ये जुड़ी हुई है दो से, ठीक, तो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे अब सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अमीन। सिंपली अगर सिमिलर तरीके से हम क्या करें, इस बार एक आर को और ऐड कर दें और एक एच को फिर से निकाल दें, तो इस बार जो बन के आएगा वो बन के आएगा मेरे पास ये कुछ नहीं है, इस बार आर डबल ये आ गया डबल डैश, ये कहलाएगा मेरा टर्शरी या फिर इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। ठीक है, इस तरीके से हम कहाँ पहुंचे, यहां तक हम पहुंच चुके। अब लेट्स से एक पॉसिबिलिटी और है। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर अभी आपके पास है यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या हो, ये एक आर को और अटैच कर लिए, ट्रिपल डैश है फिलहाल, चलो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ट्रिपल डैश है, अगर ये इससे और ऐड हो जाए, ठीक, तो ये हमारा कुछ नहीं था, यहाँ पे था हमारा एन और ये था हमारा आर डैश, ये था आर डबल डैश, ठीक, आर डबल डैश है ये सा, और ये आ गया मेरा आर ट्रिपल डैश। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे लॉन पेयर दिए होंगे इसने, यहाँ से यूं करके, ठीक, इसको, तो दैट्स वाई इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमीन। ठीक, ये कहलाएगा हमारा क्वार्टरनरी अमीन। तो इस तरीके से क्या होती है अमीन्स के केस में, तुमको ये चीज़ बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, हम वापस चल रहे हैं अपनी मेन शीट के ऊपर जहाँ पे हम अमीन के पास थे ऑलरेडी।
और वहाँ पर उन पॉइंट्स को देखेंगे जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अमीन के केस में। ठीक, ऑल राइट। ओके, वी रीच टू द पॉइंट, very good, biomolecules, and then we reach to the main topic that we give it a name, amines. Okay, let's say, all right, यहाँ पे हम आ गए अपने मेन चैप्टर पर। ठीक, जिसकी हम समरी के बारे में भी बात करने वाले हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी। ठीक, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। ऑल राइट, या तो यहाँ पे बात चल रही है कि भाई देखो, जो अमीन्स होते हैं वो एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, अमोनिया के। वी नो अबाउट इट। अमोनिया के अंदर क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि इसकी अगर ज्योमेट्री के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक, तो ज्योमेट्री हमको मिल गई टेट्राहेड्रल। शेप डिपेंड करती है कि अगर क्वाटरनरी होगा तो शेप होगी इसकी टेट्राहेड्रल, और अगर क्वाटरनरी नहीं है तो ये शेप शो करता है पिरामिडल। ठीक, जैसे कि अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल। और एक लोन पेयर इसके साथ रहेगा। हम जानते हैं कि इसके पास एक लोन पेयर होता है जो कि एक फ्री वाला इलेक्ट्रॉन था जो हमने यहाँ पर देख रखा है। ये जो रहेगा ये लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा। अमीन कैन बी क्लासिफाइड एज 10, 10 नहीं है, ये है तुम्हारा जो हमने अभी बात की थी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि ऐसे क्लासिफाई करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन, यानी कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जिसके अंदर, अगर सपोज करें हम इसकी बात करते हैं, प्राइमरी अमीन है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक, ऐसे सेकेंडरी अमीन के पास आ जाएं आप तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, तभी हम इनको सेकेंडरी बोल रहे हैं। टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसी में समझ लेते हैं कि इसके नॉमेनक्लेचर को कैसे किया जाता है। तो सिंपली अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर के केस में तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये है CH3NH2, तो इसका नाम सिर्फ हम सिंपली लिख सकते हैं मेथेनामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनामीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है ये सीधा, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन हो गई इसकी 1 2 3, यानी कि 2 पोजीशन पे जुड़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या लिखना है, चेन का नाम पहले लिखना है, तो ये हो गया प्रोपेन और 2 अमीन, यानी कि 2 वाली पोजीशन पर अमीन जुड़ा था तो 2 प्रो अमीन हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंडरी अमीन की। अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा CH2, CH3, NH और CH3, यानी कि एक H इससे जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन से इधर जुड़ा होगा और एक नाइट्रोजन से इधर। तो इसमें क्या होता है कि एक को तो हम लेते हैं पेरेंट चेन, जो भी बड़ी हो उसको हम ले लेंगे पेरेंट चेन। ठीक, और दूसरे को ले लेते हैं हम ब्रांच, ये हो जाएगी हमारी ब्रांच की तरह। सिंपली ब्रांच ले लेना है आपको। ठीक है, अब ये ब्रांच जुड़ी है इस नाइट्रोजन से तो हम बोलेंगे एन मेथाइल। फिर क्या आएगा, ये सी वाली जो पेरेंट चेन है इसको बोलेंगे मेथेन और लास्ट में ऐड कर देंगे मेथेनामीन। ठीक, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, दिस दैट्स वाई इसको हमने एन मेथेन बोला है और इसका नाम मेथेनामीन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम तीसरे वाले पे पहुंचे तो यहाँ पे 3 जुड़े हैं, यानी कि ये 3 जुड़े हैं कुछ ऐसे। ये लॉन पेयर है मेरे पास, एक CH3 यहाँ जुड़ा है, एक CH3 यहाँ जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है यहाँ। ऑलराइट, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखो एक तो हम पेरेंट्स ले लेंगे तो ऑफ कोर्स ये हो गई मेरी पेरेंट्स चेन, ये हो गई मेरी पेरेंट्स चेन। तो फिर ये बाकी की जो बची हैं ये दोनों क्या हैं, ये रही ब्रांच। तो ये रही ब्रांच। अब दोनों एक जैसी हैं तो एन एन लिखेंगे, फिर लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे मेथाइल, यानी कि 2 मेथाइल है, फिर मेथेना अमीन, मेथेनामीन। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है इसका नाम आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा, जो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन में नॉर्मली सबसे पहली जो रिएक्शन आती है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स गिव्स एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स, यानी कि अगर आपके पास रिडक्शन करवाना हो तो आप अगर रिडक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, चाहे वो कोई भी SnHCl के साथ कराएं या FeHCl के साथ कराएं। ठीक, तो इन दोनों की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो रिडक्शन विद FeHCl is preferred as FeCl2 is formed during reduction, get hydrolyzed to release HCl, यानी कि इसका फिर से यूज किया जा सकता है HCl को प्रोड्यूस करने में। अब यहाँ पर होगा क्या,
लेट्स लुक एट दिस। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये नाइट्रो ग्रुप है ये सा वाला, ठीक, ये रिड्यूस होकर बनवा लेगा अमीन, यानी कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। ठीक, तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमें नाइट्रो से डायरेक्टली एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम अमीन बोलते हैं। तो दोनों की प्रेजेंस में हमको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सिंपल वाला करवा रहे हैं जो पीडी वगैरह की प्रेजेंस में कराया जाता है, और यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में करवाया जाता है, यहाँ पे अल्कोहल यूज करते हैं। तो जो भी रिडक्शन की प्रोसेस यूज करोगे आपको प्रोडक्ट क्या मिलना है, अमीन ही प्रोडक्ट मिल जाना है इस तरह की प्रोसेस में। अब बात करते हैं अमोनोलाइसिस की। देखो अमोनोलाइसिस क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमोनोलाइसिस को आप कहीं पर रोक लो। ठीक, तो ये जब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते। ठीक, तो ये एथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया में कराई जाती है। इसमें होता क्या है समझ लेते हैं इस चीज़ को। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करते हैं यहाँ, और जैसे अटैक करते हैं इस एक्स को बाहर निकाल देंगे। अब जैसे ही एक्स बाहर निकला तो यहाँ पे एक आर जुड़ गया, इससे एक एक्स्ट्रा आर जुड़ गया, ये सेकेंडरी हो गया। फिर यहाँ पे ये आर जुड़ा होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और यहाँ पर एक एच और जुड़ा है ऑलरेडी। तो जो एक्स निगेटिव निकला है, जो यहाँ पे अभी निकला था, वो क्या करेगा, वो आएगा वापस इस वाले एच को ले जाएगा, और ये बॉन्ड वापस से चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो हमारे पास फिर बन के क्या बचा, हमारे पास बच गया R2NH, जो कि दिखाया गया है। फिर दोबारा से क्या होता है, ये लॉन पेयर जाता है और फिर से इस आर पे अटैक करेगा, फिर से एक्स बाहर चला जाएगा, और ये एक्स क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया टर्शरी वाला। सिंपली यहाँ पर क्या होगा, फिर से इसके पास लोन पेयर तो है, ये फिर से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो फिर से एक्स बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास बन के आया R4N पॉजिटिव। ठीक है, और ये एक्स जो निगेटिव था वो हाइड्रोजन तो बचा नहीं है, तो एक्स पॉजिटिव और निगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का। इस तरीके से ये प्रोसेस आती है। अब इसका जो नुकसान होगा, यानी कि ऐसी प्रोसेस के डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बन के आ रहा है वो एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर से सारे के सारे जितने भी हमारे अमीन्स बने हैं उनको अगर हमें प्यूरीफाई करेंगे तो प्यूरीफाई करने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करना पड़ेगा, एक तरीके से टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो क्या हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। तो इन सच कंडीशन आपको इस बात का याद रखना है कि जिसमें भी किसी भी रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सचर आपको मिल रहे हो, तो इसका मतलब वो प्रोसेस इतनी अच्छे से प्रेफर्ड नहीं की जाती, और वो क्या है, एक अच्छी प्रोसेस नहीं मानी जाती। अब हम दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें बात करेंगे हम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड की बात चल रही है, बात चल रही है साइनाइड की। साइनाइड बोलते हैं CN को। ठीक, तो अगर कहीं पर साइनाइड वगैरह लगा हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ये तीनों के तीनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ठीक है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एडिशन करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, तो हम जानते हैं ये R होता है, CN होता है, इसके बीच में ये बॉन्ड रहता है ट्रिपल बॉन्ड, C और N। ये साइनाइड वाला जो ग्रुप है, साइनाइड, ठीक, साइनाइड या फिर इसको नाइट्राइल बोलते हैं। नाइट्राइल के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या होगा, इनमें से अगर आप कोई भी यूज करोगे तो ये क्या करेंगे, एडिशन करवा देंगे हाइड्रोजन का, तो दो हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएंगे और ये बॉन्ड तोड़ देगा, और दो हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये बन के आएगा, इसको बोलते हैं हम अमीन। ठीक, तो ये प्राइमरी अमीन बन के आती है, और ये बहुत अच्छी रिएक्शन है ऐसी प्रोसेस कराने के लिए। अगली रिएक्शन है हमारे पास जो है बाय रिडक्शन ऑफ द अमाइड्स। अमाइड का मतलब जानते हैं आप, अमाइड का मतलब होता है कि जैसे कोई ये आर हो, उससे जुड़ा हो कोई कार्बोनिल ग्रुप, और उससे जुड़ा हो अमोनिया। ठीक, यानी कि NH2 अगर जुड़ा हो तो उसे अमाइड बोलते हैं। अब इसकी प्रोसेस करवाते हैं हम किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, जो कैसा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, और साथ में करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस लास्ट में करवाया जाता है, जो क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और यहाँ पर ऐड कर देगा इसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, और हमारे पास ये बन के आ जाएगा। ठीक, अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑफकोर्स इसका मेन बिहेवियर क्या होगा, लास्ट मोमेंट तक लेकर जाना है चीज़ों को, जब तक कि सारी ऑक्सीजन हट ना जाए, सारी की सारी हाइड्रोजन लग ना जाए उन पोजीशन पर। तो दैट्स वाई ये हमारी प्रोसेस बन के आती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको तुम्हें याद रखना है।
Okay, now we reach to the one of the most important process here, that is हॉफमैन ब्रोमामाइड। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये सा वाला जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? Br2 की और 4NaOH की। ठीक, यहाँ पे कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ रिएक्शंस के अंदर वो ऐसा भी कर देते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4 टाइम KOH ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो या तो कोई भी बेस होना चाहिए दोनों के अंदर से। इवन मैंने एक जगह पे तो ये भी देखा है। ठीक, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सब के सब। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन सब का यूज़ किया जा सकता है इन प्रोसेस के अंदर। और इसमें क्या होगा, ये CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से, ब्रोमीन की और इसकी प्रेजेंस की वजह से, और ये बन के आ जाएगा अमीन। अब जो प्रोडक्ट के अंदर जैसे सपोज करें, जो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर जो भी है N, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 1 कार्बन कम होगा। वो किसकी वजह से कम होता है? क्योंकि ये जो होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन के अंदर ये पूरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा Br2 और 4NaOH के साथ, कुछ अरेंजमेंट टेक प्लेस करता है और उसके बाद हमारे पास बन के आता है ये। ठीक है, और साथ में वाटर। तो हमारे पास क्या बन के आती है? यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स बनकर आती हैं, ये प्राइमरी अमीन्स बनकर आएगी। ठीक, इसी तरीके से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, इससे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको इसी तरीके से तैयार करना है कि ऑफ कोर्स आप इसके लिए रेडी रहें। इसका एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इस मेथड के थ्रू ना आप ये सी वाली अमीन नहीं बना सकते, यानी कि जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस। ठीक, क्यों? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं इसको डिटेल में दिखाऊंगा कैसे। क्यों? क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग में बात करते हो हेलो एरीन्स की, यानी कि हेलो बेंजीन की अगर बात करो, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इसका बनना ना काफ़ी पॉसिबल नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है। और इस प्रोसेस से एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्राइमरी अमीन ही बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही पॉसिबल होती हैं इस तरह की रिएक्शंस में। मैं कुछ देर में इसकी एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, जिसके बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक बेस लेना है, एक स्टॉक बेस। अब बेस के अंदर होता है O नेगेटिव, ये O नेगेटिव आएगा और इस वाले H को खा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे निकल गया H2O। जैसे ये निकला ये बन गया। अब ये नेगेटिव है चार्ज और पोटाशियम यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो इसके पास आएगा और हमारे पास बन गया सॉल्ट। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? नेग्ड न्यूक्लियोफाइल हो गया ये, नेग्ड न्यूक्लियोफाइल। एंड वी ऑल नो कि नेग्ड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग। दैट्स वाई ये विल अटैक करेगा यहाँ पर, और जैसे अटैक करेगा X बाहर निकल जाएगा, तो K के साथ तो यहाँ पर KX निकल गया, यानी कि जो भी हैलोजन है वो निकल गया। लेकिन इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया? इस वाला R जुड़ गया। अब ये बन के आ गया मेरे पास। ठीक है, जो मेरे पास क्या है? N एल्काइल थैलेनामाइड। ठीक है, ये मेरे पास बन के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरे पास ये आ गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस के पास होते हैं भाई ये। ठीक, ये क्या करता है? ये जाता है और अटैक कर देता है यहाँ पर। जैसे ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरीके से ये जैसे नीचे आया, ओके लेट मी मेक इट मोर क्लियर, जैसे ये नीचे आएगा वापस लौट के यहाँ पर, तो ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। और जैसे ये बॉन्ड टूटा, ठीक, ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या होता है? ये इस तरफ आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला जो OH नेगेटिव है वो गया, उसने अटैक किया यहाँ, ये ऊपर गया टूट कर, फिर ये वापस आया और इसने ये साला बॉन्ड टूट गया। तो इस तरीके से टूटने से हमारे पास बन के आती है प्राइमरी अमीन। जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो दैट विल बी द इन्फॉर्म्ड टू यू कि भाई किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे जो बन के आई है ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का ही फॉर्मेशन कर सकती है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये तुमको याद रखना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन ऑफ कोर्स वाटर सॉल्युबल होती हैं और इसका रीजन होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं।
अगर सॉल्युबिलिटी की बात करो तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी होगी, फिर टर्शरी होगी। रीज़न समझ लेते हैं कि भाई प्राइमरी सबसे ज़्यादा क्यों होती है। ये देखें आप, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये है टर्शरी। ठीक, आप इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है? ऑफ कोर्स जिसके पास दो हाइड्रोजन है, तो एक तो ये और एक बनेगा लॉन पेयर की वजह से, तो मतलब तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन की वजह से और एक लॉन पेयर की वजह से टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर मोस्टली बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं अगर वाटर वगैरह में डिसॉल्व करेंगे, सॉलिबिलिटी केस में देखेंगे तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इससे। तो देखो जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे ही यू विल फाइंड कि यहाँ पर आपको ये भी डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक, अब मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में ये डिपेंड करता है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड पे। तो तुमको याद रखना है कि भाई प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सेकेंडरी से और देन टर्शरी से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सारा पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक मींस फॉलोज द ऑर्डर कि प्राइमरी का सबसे ज़्यादा बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक, ये क्या है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसकी एक्सटेंट पर ही डिपेंड करेगा आपका बॉन्डिंग नेचर। गॉट इट। तो इसको थोड़ा बहुत अगर आप समझेंगे तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता ये कुछ हार्ड जैसी चीज़ है जिसको समझने में कोई परेशानी हो। अब बात करते हैं हम लेट्स से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जैसे बेसिक नेचर। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो बेसिक नेचर होता है, जो अमीन्स के केस में हम बात करते हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई वो कितनी आसानी से किसी प्रोटॉन को ले ले या फिर कितनी आसानी से अपने लॉन पेयर को डोनेट कर दे। ठीक, तो हम यहाँ पर समझ के चलेंगे कि जो बेसिसिटी है वो डिपेंड करती है एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन और एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी बात करें हम लॉन पेयर की, यानी कि कम से कम भाई एक चीज़ तो हो, या तो वो लॉन पेयर आसानी से दे तब भी बात सेम ही है, या फिर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तब भी बात सेम ही है। तो इसमें डिपेंड करता है कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर मेन केस मान के चलेंगे। अगर हम बात करते हैं गैसेस स्टेट में, तो आप इसको गैस स्टेट में बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं हम गैस स्टेट में, तो आप इसको एक बार समझ लो। ठीक, हम सब जानते हैं बड़े अच्छे से कि जब भी हम गैस स्टेट की बात करेंगे तो जैसे सपोज करें कि मेरे पास ये नाइट्रोजन है, एक आर इधर जुड़ा है, एक आर इधर जुड़ा है, एक आर इधर जुड़ा है, तो ये टर्शरी हो गया, वी ऑल नो। ठीक, ऐसे ही एक आर इधर जुड़ा है, एक आर इधर जुड़ा है और एक आर इधर एच जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। और अगर यहाँ पर एक आर इधर जुड़ा है, एक आर इधर जुड़ा है, ओके लेट मी मेक इट प्राइमरी फर्स्ट, यहाँ पर हम एच लगा लेते हैं और एक एच, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी। हम जानते हैं जो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये शो करते हैं हमको प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो जब ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस नाइट्रोजन पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से यहाँ पर डोनेट करने वाले कितने, दो ग्रुप हैं, तो यहाँ पर दो ग्रुप के वजह से डेंसिटी होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है तो यहाँ पर एक ग्रुप की वजह से डेंसिटी होगी। अब जब कोई भी चीज़ गैसियस स्टेट में होती है तो वो मॉलिक्यूल कंप्लीटली ओपन होता है, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसकी हर एक ब्रांच जो होगी वो अपने एक सर्टन एंगल पे फिक्स रहेगी। ठीक है, वो फ्रीली मूव कर सकता है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस जैसी कंडीशन नहीं होगी, यानी कि मॉलिक्यूल एकदम खुला हुआ है, एक तरफ पिरामिड बना है और दूसरी तरफ वो मॉलिक्यूल के लॉन पेयर है। ठीक, तो अगर हम एबिलिटी की बात करें तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, ऑफ कोर्स 3 डिग्री के वाले के पास है। तो अगर हम बेसिक नेचर की बात करेंगे इन सच कंडीशन, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री एंड लास्ट में हमारा बचा कौन, प्राइमरी। ठीक, दैट डिपेंड्स ऑन कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो है वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको मान के चलना है। लेकिन कंडीशन अलग हो जाती है जब हम बात करते हैं इन एक्वस नेचर में। ठीक है, तो एक्वस नेचर में जो होती है कंडीशन थोड़ी अलग आ जाती है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से अलग है। लेट्स टॉक अबाउट कि यहां पर हमने लिया है एथाइल ग्रुप अब, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूटेड है अमीन से। ठीक, इसके केस में क्या है, जो टर्शरी वाला है वो सेकेंडरी के बाद आएगा,
अब आप बोलोगे कि सर ये बात तो बताएं आप कि अगर मेरे पास ये होती अमीन और यहाँ पे जुड़ा होता C2H5, यहाँ पे जुड़ा होता C2H5 और यहाँ पे जुड़ा होता C2H5, ये मेरा टर्शरी हो गया सर। ऐसे ही अगर मैं बना लूँ सर यहाँ पर C2H5, यहाँ पे बना लूँ C2H5 और यहाँ पे बना लेता हूँ सर मैं H, ये मेरा सेकेंडरी हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बताओ कि यहाँ पे तो ये एथाइल ग्रुप तो और भी अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी वाला है, जो तुम्हारा टर्शरी वाला है, इसको तो और भी आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहिए। यस इट इज ट्रू, बट द कंडीशन अराइज कि बेटा कि इस केस में जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। कौन सी वाली? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, और इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई है यहाँ पर? कम हो गई है, क्योंकि एक हाइड्रोजन आ गया तो अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एक साइड ओपन हो गई, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दैट्स वाई ये जो हो जाएगा यहाँ पर आपको जो तुम्हारा टर्शरी वाला है वो बाद में आता हुआ दिखेगा और सेकेंडरी पहले। तो ये ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्या है? मोर बेसिक शो करेगा अपने नेचर को देन कंपेयर टू टर्शरी, और लास्ट में फिर आ जाएगा हमारा प्राइमरी। तो प्राइमरी पे अभी तक वही लॉ लग रहा है कि भाई प्राइमरी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, दैट्स वाई वो एक्वस में क्या होगा? कम बेसिक करेक्टर शो करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर आ जाता है दूसरी वाली कंडीशन कि देखो भाई सेकेंडरी तो सेकेंडरी की जगह पे है, लेकिन सर फिर यहाँ पे प्राइमरी आ गया, यहाँ पे टर्शरी आ गया, तो यहाँ पर फिर सेम केस अप्लाई होता है। इस बार क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपका टर्शरी वाला है उसके मेथाइल ग्रुप बहुत ज्यादा करीब है। ठीक, एक्वस मीडियम की कहानी बात कर रहे हैं ये, और ये मेथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं टर्शरी के अंदर, हाईली हिंडर्ड। ठीक, अब हाईली हिंडर्ड होने की वजह से यहाँ तक आसानी से कोई भी प्रोटॉन पहुंच नहीं पाता, दैट्स वाई यहाँ पर मेथाइल ग्रुप के केस में कहानी अलग ही हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 213 मैंने इसको याद रखा था कुछ इस तरीके से, अगर तुम भी याद रखो कि अगर बड़ा है कोई, बड़ा वाला ग्रुप है कोई, ठीक, देखो गैसियस का तो क्लियर है एकदम 321 वाला, अगर एथाइल ग्रुप है तो बड़ा नंबर हो जाएगा यानी कि 231। ठीक, और अगर मेथाइल है यानी कि छोटा ग्रुप है, मेथाइल स्मॉल ग्रुप है, तो छोटा वाला नंबर आ जाएगा यानी कि 213। ठीक है, लेकिन दो हमेशा आगे रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम कि भैया जो एनिलीन होती है वो वीकर बेस होती है। अगर हम इन वाले की कंपेयर भी करें, इनसे भी कंपेयर करेंगे तो इनसे भी वीकर बेस होती है। रीजन क्या होता है? जो तुम्हारी एनिलीन है, जो तुम्हारी एनिलीन है उसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। ये रहा तुम्हारा एनिलीन, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है तुम्हारा एनिलीन और ये है तुम्हारा NH2। ठीक, और ये नाइट्रोजन क्या करते हैं? चले जाते हैं रिजोनेंस में, और जब ये रिजोनेंस में चले जाएंगे, वी नो कि रिजोनेंस में अगर ये चले गए तो ये किसी को शेयर करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो नॉट अवेलेबल टू शेयर, दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि हाँ इन केस में आपको पता चलेगा कि इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। ठीक, तो याद रखना है तुमको कि बेसिसिटी के लिए ये बड़ा जरूरी है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? रिजोनेंस में, दैट्स वाई इट इज लीस्ट बेसिक। ठीक, लीस्ट बेसिक कंसिडर करेंगे हम इसको। अब जिसका भी पी के बी वैल्यू हाई होती है वो क्या होते हैं? लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं, इस केस में यूज हो जाते हैं किसमें? रिजोनेंस में। ठीक, तो अगर मैं एक ऑर्डर की बात करता हूं आपसे तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है एलिफेटिक अमीन की, फिर होती है अमोनिया की, और फिर होती है एरोमेटिक अमीन की। ठीक है, इस तरीके से तुमको यहाँ पर इस स्टोरी को याद रखना है कि भाई देखो सबसे ज़्यादा, अब अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा क्यों, ठीक, तो तुमको याद रखना है यहाँ पे क्लियरली
कि भाई सबसे बड़ा रीज़न क्या है हमारे पास, कि एलिफेटिक का होने का रीज़न ये है कि एलिफेटिक के पास क्या है, लोन पेयर है, लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते तो इन दैट कंडीशन उसकी भी जो बेसिसिटी होती वो कम हो जाती। ऑल राइट, अब बात करते हैं हम एसिटाइलेशन की। ये है हमारा एसिटाइलेशन। कह रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम NH2 और NH बाई एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड और एस्टर्स को क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलेशन बोलते हैं। ये हमारा जाना जाता है बाय द नेम ऑफ एसिटाइलेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। ये सपोज करो ये आपके पास स्टेम जो है ये सेकेंडरी है। ऑलराइट, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर से जाएगा, अटैक करेगा इस पे, और जैसे अटैक करेगा तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे हम इसको पहले रिमूव कर लें, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ऑलराइट, लेट्स से हमने ये लिया C2H5, 2 टाइम है, N है H, ये लॉन पेयर है, ये हमारे पास है सेकेंडरी अमीन। रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड और ये आ गया Cl। ये लॉन पेयर जाएगा यहाँ से क्योंकि ये अटैक कर सकता है यहाँ पर। जैसे जाएगा ये सबसे पहले डबल बॉन्ड तोड़ता है, लेकिन डबल बॉन्ड के बाद जब अगला बॉन्ड टूटेगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो वापस ये दोबारा से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा। जैसे ये Cl बाहर निकली हमारे पास कंडीशन आई कुछ ऐसी, कैसी वाली, ये CH3, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया N, N के साथ एक H जुड़ा है और इस तरफ जुड़े थे हमारे पास C2H5 का होल ट्वाइस। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो दैट्स वाई यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरीके साथ में निकला है Cl। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ये Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड वापस जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बन के आई कंडीशन CH3 C डबल बॉन्ड O N, साथ में जुड़ा है C2H5 2 टाइम। इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे ये एसिटाइलेशन कहलाता है बिकॉज इसमें एसिटिक ग्रुप ऐड हो गया है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिटाइलेशन। ठीक, तो ये सिमिलर रिएक्शन देगा कि इसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ, हमने एसिड क्लोराइड के साथ करा दी, एनहाइड्राइड के साथ भी सेम रिएक्शन होती है और एस्टर के साथ भी सेम रिएक्शन होती है। अगर बात करें हम एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता है, ये हो गया तुम्हारा एनहाइड्राइड। अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर ऐसा होगा। ठीक, और तुमको यहाँ पे ये भी पता चल गया होगा कि तुमको अटैक कहाँ पर कराना है, तो अटैक करने की साइड हमेशा यही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पार्शली निगेटिव है और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव, और ये पार्शली पॉजिटिव यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की साइड जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक साइड, वो ये लोन पेयर होते हैं और ये हमेशा यहाँ पर अटैक करेगा और हमेशा ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरफ और हमेशा एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा। ऑलराइट, इस तरीके से तुम इसको आसानी से समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम दूसरे की, जो खुद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ऑलराइट, यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, यानी कि एलिफेटिक रिएक्शन अलग तरीके से देते हैं और एरोमेटिक रिएक्शन अलग तरीके से देते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक की। ये कोई अमीन है, ऑलराइट, हमेशा प्राइमरी अमीन होनी चाहिए, ये कंडीशन है कि भाई हमेशा ही प्राइमरी अमीन होनी चाहिए। रिएक्शन करवाएंगे आप HNO2 से, इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। जब रिएक्शन होगी तो बन के आएगा ये, ठीक, साथ में N2 निगेटिव। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है इन केस ऑफ एलिफेटिक के, और ये टूटता है खुद ही और बना लेता है एल्कोहल। ठीक है, क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। ठीक, तो ये क्वांटिटिव है कि एल्कोहल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर, यानी कि आसानी से रिएक्ट करता है और वाटर बना लेता है। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या आती है वो भी समझ लें हम।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरोमेटिक अमीन, ठीक, और इसकी रिएक्शन करवा दूँ मैं नाइट्रस एसिड से, तो मेरे पास जो बन के आएगा ये बन के आएगा, ठीक। अब ये जो बन के आया ये पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअली, ये जो बन के आया है इसको बोलते हैं हम, जैसे अगर ये बेंजीन होता तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन डायजोनियम, और ये सॉल्ट की फॉर्म में बनता है तो इसको बोलते हैं सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। अब ये बनता है अराउंड 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये इस टेम्परेचर पे स्टेबल है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन यानी कि ये स्टेबल है इस कंडीशन में, तो ये बन के आ गया हमारे पास। अगर हम इसकी रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे करवाते हैं, जैसे तुमने नाम सुना होगा सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, तो सेंड मेयर रिएक्शन वगैरह जो होती हैं, तो यहाँ पर ये बड़ी आसानी से वहाँ पर यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, एक स्टेबल होता है एक सर्टन टेम्परेचर पर, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन हो जाती हैं और इनकी इंपॉर्टेंस भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस ये एलिफेटिक के केस में अनस्टेबल होता है। तो अगर तुम्हारे पास दो दो तरह के कंपाउंड है जिसमें तुमको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा एलिफेटिक है कौन सा एरोमेटिक है, तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ठीक है। हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग रिएजेंट की। ये है हाइजेनबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला, ठीक। और इसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो रिएक्शन की बात करेंगे हम, टेस्ट वाली रिएक्शन की बात करेंगे फर्दर आगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। अगर कोई प्राइमरी अमीन हो और वो रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है, और सॉल्ट को जब हम डिजोल्व करते हैं एल्कलाई में तो वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर वो डिजोल्व हो रहा है और एक कलरलेस सोल्यूशन बना रहा है, ठीक, कलरलेस सोल्यूशन बना रहा है, तब हम बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिंपली प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर क्या हो कि यहीं पे हमारा जो सेकेंडरी वाली अमीन है वो रिएक्ट तो करेगी लेकिन एक इनसॉल्युबल रहती है एल्कलाई के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन हुआ है वो इनसॉल्युबल है, यानी कि एक तरीके से एक प्रेसिपिटेट बन गया और जो डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो दैट्स वाई ये कंडीशन हमारी यहाँ पर है, तो ये सेकेंडरी अमीन की कैटेगरी हो गई। टर्शरी जो होता है हमारा, टर्शरी वाला तो रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब डू नॉट रिएक्ट, हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। दैट्स वाई यहाँ पर इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि भाई अगर डिसॉल्व हो रहा है तो प्राइमरी, नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी, और रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो टर्शरी, ठीक। इस तरीके से तुमको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका नाम होता है बेंजील थायोनिल क्लोराइड, इस रिएजेंट का बेंजीन थायोनिल क्लोराइड, ठीक, मोस्टली यूज फॉर अमीन्स। अब अगली प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम जिसको हम बोलते हैं कार्बिल-अमीन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। अक्सर इस क्वेश्चंस को या इस रिएक्शंस को पूछ लिया जाता है कार्बिल-अमीन रिएक्शन। इसमें जब इसको रिएक्शन करवाते हैं हम प्राइमरी अमीन्स की, कोई भी प्राइमरी अमीन्स हो अगर हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, बस होनी प्राइमरी चाहिए, कंडीशन है। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के और एक स्ट्रॉन्ग बेस के, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास KOH होता है, NaOH भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्काइल या एराइल आइसोसाइनाइड बनता है और ये बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल करता है, यानी कि बहुत गंदी स्मेल आती है इससे। इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सी अमीन प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है। तो सिर्फ देगा कौन, प्राइमरी वाला। तो अगर प्राइमरी के अलावा दो बचते हैं तो वो सेकेंडरी या टर्शरी है, उसको फिर टेस्ट कर लेते हैं हम इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। जब प्राइमरी अमीन इससे रिएक्ट करता है यहाँ पर, तो ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ये बन के, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर C2 टाइप रिएक्शन होती है नॉर्मली, इन दोनों के बीच में C2 टाइप रिएक्शन होगी और यहाँ पे बन के आएगा कार्बीन। कार्बीन फर्दर रिएक्शन देने के बाद हमको देता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो रिएक्शन जो है फर्दर ऐसे चलेगी। सबसे पहले किस किस तरीके से कौन कौन से स्टेप आएंगे उनको समझते हुए आपको ये रिएक्शन करवानी होती है।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको समझ लेना, इसकी मैकेनिज्म में दिखाऊंगा आगे फर्दर अब बात करेंगे। तो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एनिलीन। हम सब जानते हैं एनिलीन के बारे में कि ये हमारी एनिलीन है, इस पे एक NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है हमेशा, ठीक, जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। और कोई भी चीज़ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कब होती है? जब वो प्लस आई या फिर प्लस आर या फिर इसी को प्लस एम भी बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट दिखाए। क्योंकि जब ये रिजोनेंस में जाएगा, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे पहले बढ़ेगी कहाँ पर? ऑर्थो पर। तो ऑर्थो डायरेक्टिंग हो गया, तो ये साइड जो हो गई इसकी, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो ऑफकोर्स ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। तो ये कंडीशन तुमको याद रखनी है। तो ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले, ठीक, तो ऑर्थो और पैरा तो होना ही होना है। फिर डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड टेरी ऑक्साइड प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या मतलब मोस्टली होता है, हम सब जानते हैं कि भाई एनिलीन कितना भी कंट्रोल करे लेकिन है तो उसके पास एक बेसिक ही ग्रुप, ठीक, ये क्या है? बेसिक ग्रुप है, बेस, ठीक। और जो हमारा HNO3 होता है ये एसिड है, तो इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाता है, मतलब ये सॉल्ट बना लेता है ये सारा ग्रुप। तो सॉल्ट जब बना लेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए थे जो रिजोनेंस में जाएंगे वो रिजोनेंस में नहीं जा पाएंगे, और जब वो रिजोनेंस में नहीं जा पाएंगे तो अगला ग्रुप जो होगा ये क्या हो जाता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जब भी होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है फिर मेटा पोजीशन पे। तो आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा पैरा आता है, फिर उसके जस्ट बाद आता है मेटा, और उसके बाद आता है फिर ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो तो सबसे ज्यादा कम ही फॉर्म होगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये तुमको यहाँ पर याद रखना है, मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी, हम फर्दर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि एनिलीन एनिलीन कन्वर्टेड इनटू एसिटाएनालाइड, ठीक। एसिटाएनालाइड का मतलब होता है कि यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? इसका एसाइलेशन करा देंगे सिंपली। जब आप एनिलीन का एसाइलेशन करा देते हो या फिर एसिटाइलेशन ही बोल दो आप, ठीक, तो जब तुम कराते हो यहाँ पर एसिटाइलेशन, तो ऊपर वाला जो ग्रुप होगा ये वाला जो हमने अभी फर्दर बात की थी, अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई जब ये एनहाइड्राइड के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा एक हिस्सा और एक हिस्सा रह जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम एसिटेनालाइड, ठीक। अब फर्दर क्या होगा? इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 की, और ये क्या हो जाता है? सॉल्वेंट की प्रेजेंस रहती है, सॉल्वेंट रहता है, ठीक। तो अब देखो ये जो ऑर्थो पोजीशन डायरेक्टिंग होना चाहिए था इसको कभी कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन के प्रोडक्ट बनने चाहिए, लेकिन जब ये से वाला जो ग्रुप जुड़ गया है काफी बड़ा ग्रुप है, तो ये क्या करता है? ऑर्थो पोजीशन को हिंडर्ड कर देता है, यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, तो आसानी से जो Br है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, तो वो कहाँ पहुंचेगा? फिर पैरा पे पहुंचेगा। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनता है यानी कि हाई अमाउंट में, वो बनता है हमारे पास पैरा। ऐसा नहीं है यहाँ पे बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना कम बन जाता है कि उसको फिर हम इग्नोर कर देते हैं। फिर दोबारा से हम बेसिक मीडियम में लेके जाएंगे, तो बेसिक मीडियम में ये जो बेस है ये फिर से क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर गया, नीचे गया और नीचे आया, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास फिर से पैरा ब्रोमो एनिलीन बन के आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रोसेस ये हो जाती है। ना फर्दर वी टॉक अबाउट कि भाई एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस एज इट फॉर्म्स सॉल्ट विद AlCl3, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट में हम हमेशा यूज करते हैं AlCl3। रीजन क्या है कि जो AlCl3 है ये है लुईस एसिड, ठीक, और हम जानते हैं कि हमारी जो एनिलीन है वो है लुईस बेस। अब लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे भाई? सॉल्ट बना लेंगे, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। इसके पास लोन पेयर हैं और ये एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और जैसे डोनेट करेगा तो हमारे पास बॉन्ड बन गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। जो अभी तक एक्टिव था
जो ग्रुप खुद एक्टिव था, जो पूरी बेंजीन रिंग को एक्टिव कर रहा था इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू अंदर पहुंचाने के बाद, अब वो क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। इनएक्टिव या डीएक्टिवेट कर दिया उसने, तो फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाती। तो दैट्स वाई यहाँ पर इसको कुछ ऐसे कंसिडर करते हैं। दूसरा है सल्फोनेशन। तो एनिलीन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट वो इस वाला केस है कि भाई ये है एसिड, ये है तुम्हारे पास एसिड, और ये है तुम्हारे पास बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो ऑफकोर्स क्या बनेगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, यानी कि एक तरीके से सॉल्ट बन जाएगा। अब इसको गर्म करते हैं 453 टू 473 पर। तो क्या होता है कि ये जो पूरा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा सबसे पहले एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये यहाँ से जो बचा है SO3H, ये आ जाएगा कहाँ पे, एकदम बॉटम पे, जो यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं सल्फा एनिलिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड। ठीक है, अब फर्दर ये अपने आप को और अरेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड का H निकलेगा यहाँ से और वो पहुंच जाएगा इसके पास। ठीक, और ये बना लेगा NH3, जैसे ज्यूटर आयन होता है, और ये ज्यूटर आयन बन के फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से हमारे पास सॉल्ट बन के तैयार हो गया है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके की है, जिसको फर्दर तुम समझ सकते हो। आगे बात कर रहे हैं हम ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें तो एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ये एनिलीन जो है तुम्हारे पास, वो रिएक्ट करेगी ब्रोमीन वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर, और बनाती है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इससे क्वेश्चन नॉर्मली आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो ऑफकोर्स हम सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि भाई ये जो है, ये एक्सट्रीमली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक, जो एक्टिवेट कर देता है। अब एक ब्रोमीन जुड़ी, तो ब्रोमीन भी क्या होती है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है। तो ये फिर क्या करेगी, फिर से ये दूसरी साइड को एक्टिवेट करेगी, तो ये भी हेल्प करती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसकी सारी की सारी साइडों पे ये मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये सारी की सारी ऑर्थो और पैरा साइडें एक तरीके से बढ़ जाती हैं, और हमको मिलता है यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि हम बेंजीन अगर एनिलीन लें और एनिलीन की रिएक्शन करा दें हम, कि लेट मी चेंज द पेन। रिएक्शन करवा दें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्राइड और HCl से। ठीक, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्राइड है, ये बात कर रहा है किसकी, नाइट्रस एसिड की, नाइट्रस एसिड की। तो ये चीज़ तुमको याद रखनी है, क्योंकि देखो जब तुम इसकी NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराते हो तो ये फिर से यही बनाता है HNO2 और साथ में NaCl। ठीक है, तो ये जो बन के आया है ये वही नाइट्रस एसिड है। तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, टेम्परेचर वही 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। जैसे रिएक्शन कराओगे यहाँ पे बन के आएगा डाइजोनियम सॉल्ट। ये बनाया तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट। ये कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। नॉर्मली तुम इसको कुछ इस फॉर्म में देखोगे, N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, समथिंग लाइक दैट। अब होगा क्या फर्दर, अगर तुम इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ, वाटर के साथ, तो वाटर जब रिएक्ट करता है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और हटने के बाद यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये देता है हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा हटेगा तो साथ में निकलेगी नाइट्रोजन, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और साथ में निकल जाएगा HCl। इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगी। अगर तुम क्या करो, इसकी रिएक्शन करवा दो इसके साथ, यानी कि एक एसिड के साथ, एसिड कौन सा, H3PO2 या PO3। ठीक, तो अगर तुम इस एसिड से कराते हो तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड देते हैं H पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा हटेगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से KI के साथ सिर्फ क्या करना होता है, शेक करना होता है इसको KI सोल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर I जुड़ जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम ये इसके साथ करा दो CuCl और HCl के साथ, तो यहाँ पर फिर Cl लग जाएगा, ये पूरा ग्रुप हटेगा और ये Cl लग जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ अगर तुम यहाँ पर कराते हो जैसे ये सा वाला CuBr के साथ, तो ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा।
फर्दर अगर तुम CuCN के साथ और KCN के साथ करा दो तो ये भी सेंड माई रिएक्शन है, तो इस बार इसके पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, CN माइनस है, तो CN जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर तुम क्या करते हो, इसकी रिएक्शन करा दो फिनॉल के साथ, तो फिनॉल के साथ ये बनाता है ऑरेंज डाई, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे पूछ लेते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसके साथ एक रिएक्शन होती है एनिलीन के साथ। ठीक, तो अगर लेट्स से तुम एनिलीन के साथ कराते इस रिएक्शन को तो वो कैसी दिखती, उसकी और बात कर लेते हैं हम। तो अगर तुम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर ऐसा आएगा। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो होती है येलो डाई, ये तुम्हारी येलो डाई होगी। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या होगी, दो डाई होगी। दोनों रिएक्शन के एग्जाम्पल जो है वो कपलिंग के एग्जाम्पल है, ये भी कपलिंग का एग्जाम्पल है और ये भी कपलिंग का एग्जाम्पल है, दोनों ही एग्जाम्पल कपलिंग के। अगर यहाँ पर हम गेटरमैन की बात करें, गेटरमैन रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे CuCl के साथ HCl के साथ यूज करते हैं, और यहीं पे अगर तुम Cu यूज करो, Cu पाउडर यूज करो HBr के साथ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे अभी Cl लगा है अब वहाँ पे जुड़ जाएगा Br। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो अगर तुम इनको फर्दर डिस्कस करोगे या समझोगे तो तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक, एक रिएक्शन और है, वही बता देता हूँ कि अगर मैं इसी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवा दूँ एथेनॉल के साथ, ठीक, तब क्या बनेगी, यहाँ पे फिनॉल बनेगी, पहली चीज़ याद रखना है। और दूसरा क्या बन के आएगा, जो तुम्हारा एथेनॉल था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसीटल्डिहाइड में। ठीक है, तो एसीटल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये एक प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। ऑलराइट, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख सकते हो, समझ सकते हो, और उनकी जो भी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात कर सकते हो। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, हमने बात की थी, विच आर स्टेबल फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक, वो भी लो टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, तब उस पर ये स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम आयन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, दैट्स वाई ये स्टेबल होता है। जब हम बात करते हैं एलिफेटिक की, तो एलिफेटिक के कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे रेजोनेंस नहीं होती, और जब रेजोनेंस नहीं होगी तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इन दोनों का ये रीजन तुमको याद रखना है कि जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल, क्या है, स्टेबल है। ठीक, लेकिन जो एलिफेटिक है यहाँ पे नो रेजोनेंस है, तो दे आर नॉट स्टेबल। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो फिर ये यहाँ पर आएगा। ठीक, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इसकी वजह से फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर दोबारा से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये सारा बॉन्ड इधर आ जाएगा, और हमारे पास अगली जो रिंग मिलेगी वो कुछ ऐसी दिखती होगी दोबारा से, जैसे पहले थी। ठीक, कुछ ऐसे। ठीक, ये फर्दर चलता रहता है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए बट होता है। ठीक, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए या हाइड्रोजन ही मिल जाए उसके पास, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है कैटायन का, और ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक, ये सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे बेंजीन पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर सकती है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकती है सिर्फ और सिर्फ इस सर्टेन कंडीशन के लिए, बट दिस इज वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल। ठीक, सिर्फ इस कंडीशन के अंदर, बाकी एक दो रिएक्शन और हैं लेकिन आपके सिलेबस में यही है अभी के लिए, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे हम एक सेट को ट्राई करके देखते हैं। इन्होंने बोला है कि कोई कंपाउंड है, फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस पास थ्रू नाइट्रोबेंजीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल के साथ प्रेजेंस में। ठीक है, तुमको याद आ रहा होगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनिलीन बन जाएगा। कैसे बनता है देख लेते हैं।
ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये रहा तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। किसके साथ करा रहे हो? हाइड्रोजन पास करा रहे हो, वो भी फाइनली डिवाइड निकल के साथ। क्या होगा? ये बन जाएगा, ये क्या है हमारी एनिलीन। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। ठीक, तुम्हारा प्रोडक्ट ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है देखो भाई, तुम्हारे पास एनिलीन है और आप कर रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या बन के आएगा? अभी हमने बात की थी कैसा बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाट? ऑफ होता है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ये सब तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं हम। कह रहे हैं द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 2 फेनाइल प्रोपेनामीन, ठीक है। प्रोपेनामाइड, तो यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना, प्रोपेनामाइड, अमाइड, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं 2 फेनाइल प्रोपेन, प्रोपेनामाइड, 2 फेनाइल प्रोपेनामाइड। चलो तो इसी को हम समझते हैं। पहले मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे ये होगा मेरे पास बेंजीन रिंग, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है किससे? यहाँ पर इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे है अमाइड ग्रुप, ये जुड़ा है अमाइड ग्रुप। कह रहे हैं भैया इसको तुमने पहचाना है किसके अंदर? इसके अंदर फिनॉल रिंग, सिंपल, ठीक है। ये जुड़ा है यहाँ पर CH3 2 पोजीशन पे, ठीक। ये H है और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा NH2, ये, ठीक है। इस तरीके से NH2, क्लियर। तो हमको ये मिल गया। कह रहे हैं भाई इस तक पहुँचाने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप सपोज करें अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर एक्सिस में H2O, ठीक, तो ये तो रिडक्शन करेगा और इसके साथ कोई रिएजेंट है ही नहीं, तो रिएजेंट कोई नहीं है तो भैया यहाँ से तो हम निकल लिए, यहाँ पर आ जाओ। कह रहे हैं Br2 यूज़ करो इन एक्वस NaOH के साथ, यानी कि यहाँ पर तुमको यूज़ करना है Br2 एक्वस OH के साथ, ठीक है। तो ऐसा कर लो तो अब तुमको ये मिल जाएगा, ओके, ठीक। अब तुम यहाँ पे वर्ड सुनो, यहाँ पे बोला है इन्होंने प्रोपेन और यहाँ पे भी दिया है प्रोपेन, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये हमको करना है किसमें? H2 में, इस तरीके से, एग्जैक्टली ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे हमने प्रोपेन नहीं बनाया, यहाँ पे बना दिया हमने, ओके, ठीक है। अब कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ना बड़ा ज़रूरी है भाई। अगर आप क्वेश्चन समझ गए एक बार तो आप बहुत चीज़ें समझ जाओगे। अब ये हो गया 1 2 3, हाँ जी, तो 2 फिनाइल हो गया ये, और ये हो गया हमारा प्रोपेनामीन, ठीक। तो हमको ये बनाना है। अगर हम Br2 इन एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दें तो इस कंडीशन में क्या होता है? तुमको याद आ रहा होगा शायद कि Br2 की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो इसको बोलते हैं हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक। उसमें क्या होता है कि जो ये CO ग्रुप है ये गायब होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक। लेकिन हमको तो गायब करना नहीं है, हमको तो यहाँ पे उल्टा CH2 लेकर आना है, तो इसका मतलब ये सारा ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं आयोडीन लेनी है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, नहीं ठीक, आयोडीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तब ये प्रोसेस नहीं होती, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट बचा है, ये बचा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विद ईथर, ठीक है। ईथर की जगह वाटर होता तो और भी बेटर होता, ठीक। तो यहाँ पे जब क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, स्टार्टिंग में ये होगी और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस भी कराना पड़ता है इसमें, ठीक। तो आपके पास जो रिएक्शन आएगी उसके अंदर यही प्रोडक्ट बन के आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस रिएक्शन बाय द वे, तो हम यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था वही बन जाएगा, क्योंकि ये जो O वाला ग्रुप है ये कम्प्लीटली रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा D वाला, ओके। नाउ वी आर फर्दर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले से कुछ समझे। द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि कौन सा वाला कंपाउंड है जो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमको बस ये पता करना है कौन सा नहीं जाएगा, और कौन सा जाएगा वो तो हमको पता है। तो हमको पता है कि भाई एनिलीन जाता है और बनाता है ये कौन सी वाली, येलो वाली डाई। फिनॉल जाता है, ये बनाता है ऑरेंज वाली डाई। अच्छा, एनीसॉल भी जाता है, ठीक, और इसकी डाई का कलर मुझे अभी ध्यान नहीं है। नाइट्रोबेंजीन नहीं जाता, ठीक, तो इसका राइट आंसर है ये। क्यों? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन क्या करता है, जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ये क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। कैसे डीएक्टिवेट करता है, बाई शोइंग -I और -R इफेक्ट, ये इसको -M भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इफेक्ट दिखाता है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देती है, डिक्रीजेस। और जब डिक्रीज करेगी तो ऑफ कोर्स वी नो कि ये यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा। कपलिंग रिएक्शन की बात चल रही है, कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा। और जब कपलिंग रिएक्शन नहीं आएगी तो ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल कि भैया यहाँ पे ये रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेगी। अब बात करते हैं हम अगली रिएक्शन की, जो हमारी है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं करेक्ट IUPAC नाम बताओ किसका, इसका। ठीक है, तो देखो पहले देखो यहाँ पर 2 और 3 पूरी एक चेन ये आ गई, और ये भी 1 2 3 ये भी सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो एक को हम पेरेंट्स मान लेते हैं, चलो इसको पेरेंट्स मान लिया मैंने, पेरेंट्स चेन। ऑलराइट, बहुत अच्छे। अब ये इससे जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे नाइट्रो, पहली चीज नाइट्रो बोलेंगे इसको, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने एक H लगाना छोड़ दिया है, अभी यहाँ पे एक H होना चाहिए था, ठीक। तो अब हम बोलते हैं इसको N मिथाइल, ऑफ कोर्स नहीं है, ये वाला तो है नहीं। फिर NN एथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ये भी नहीं है जी, ठीक। N एथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, तो N एथाइल N मिथाइल, मिथाइल वाला कोई ग्रुप, ये जो है कुछ ऐसा है, इसका मतलब ऐसा। ये इन्होंने गलत लिखा है फॉर्मूला, मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूँ। ये जो चार हैं वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं, इनका कहना है कि देखो भाई ये जो तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारा CH2 है, ये तुम्हारा CH2 है, और ये जुड़ा है नाइट्रोजन से। इसकी एक साइड जुड़ा है ये, और एक साइड जुड़ा है ये। हमेशा जो लॉन्गेस्ट चेन होती है ना, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ही होती है हमेशा, जो ये डिसाइड करेगी कि वो पेरेंट चेन है। तो ये तो जाना है नाम के साथ में लास्ट में। ये दोनों जो रहेंगे हमारी, ये सी वाली और ये सी वाली, ये दोनों रहेंगी ब्रांचेस। ऑलराइट, तो ये ब्रांच है मेरे पास और ये ब्रांच है। अब अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करेंगे, तो देखो पहला वाले का जो नाम है वो होता है, पहले वाली का नाम एथाइल, और दूसरे वाले का नाम है मेथाइल। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, एथाइल आएगा पहले, तो हम क्या नाम आएगा हमारा, एन एथाइल एन मेथाइल प्रोपेनामीन, ये होगा ना, एन एथाइल एन मेथाइल प्रोपेनामीन। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। यानी रघु हीट करता है, रघु हीटेड मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म। याद आ गया तुमको, प्राइमरी अमीन और क्लोरोफॉर्म को जब हम हीट करते थे तो हमारी रिएक्शन आती थी, उस रिएक्शन का नाम क्या होता था, इस रिएक्शन का नाम होता था कार्बिलामीन, कार्बिलामीन रिएक्शन, जिसमें फाउल स्मेल आती है एकदम, ठीक है, ठीक। इसके साथ एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चलो जी हो गया। इससे आइसोसाइनाइड विच हैज अ फाउल स्मेल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द स्टेटमेंट, कौन सी वाली रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है, तो हम पहले से जानते हैं, कार्बिलामीन रिएक्शन, ठीक। इस वाली रिएक्शन का, हाइजेनबर्ग रिएक्शन का यूज करते हैं हम टेस्ट करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में, ठीक है। ऑफ मैन के अंदर हम रिमूव करने में यूज करते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, तो रिमूवल में यूज हो गया ये, ठीक। थैलामाइड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाते हैं, ठीक है, बनाने में यूज किया जाता है। ये तो सिंथेसिस वाली प्रोसेस है। ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। ओके,
कह रहे हैं द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। तो इन्होंने यहाँ पे दो चीजें मेंशन नहीं की। पहली चीज, ना ही इन्होंने ये बोला है गैसियस, ना ही ये गैसियस बोल रहे हैं, और ना ही ये बोल रहे हैं एक्वस। ठीक, तो गैसियस और एक्वस दोनों नहीं आया। लेकिन जब भी तुमको ऐसी कंडीशन मिले तो हमेशा याद रखना फिर कंडीशन की बात हो रही है एक्वस की, क्योंकि नॉर्मली हमको एक्वस में चीज़ें मिल जाती हैं, तो एक्वस की बात चल रही है। लेकिन तुमको उस चीज़ की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने एक ऑर्डर देखा था अभी कुछ देर पहले, हम जब बात कर रहे थे भी सबसे ज़्यादा होते हैं एलिफेटिक, फिर होते हैं अमोनिया, और फिर होता है बेसिक, जिसके बाद अगर बात करें तो एरोमेटिक। तो हमको ये पहले से ऑर्डर पता है। तो सबसे कम किसका होगा? इन्होंने बोला है कि बताओ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा इसका, एनिलीन का, क्योंकि ये है तुम्हारी एरोमेटिक। तो थर्ड वाली आनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो देखो थर्ड एक ये है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन तो मिल गया आपको। फिर आना चाहिए आपका इसके बाद दूसरा, वो है अमोनिया, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एलिफेटिक है, तो अमोनिया ये आ गया फोर्थ वाला। फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए था सबसे पहले, वो आना चाहिए था ये प्राइमरी। ठीक, और फिर आता सेकेंडरी। तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे ले लिया गैसेस वाला, तो गैसेस के अकॉर्डिंग फिर ये ठीक है सेकेंडरी। फिर उसके बाद होता है बेसिसिटी, जो शो करता है वो प्राइमरी होता है। लेकिन तुम याद रखना एनसीईआरटी हमेशा गैसेस की बात नहीं करती, एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ बात करती है एक्वस की। तो एक्वस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो होना चाहिए था वो एक्वस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, एक्वस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था थर्ड, फिर होना चाहिए था फोर्थ, फिर होना चाहिए था हमारा फर्स्ट, और फिर होना चाहिए था सेकेंड। याद रखना ये चीज़। ओके, फिर कहते हैं हाइजेनबर्ग रिएजेंट इज, हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या है? ठीक, तो वी ऑल नो ये फेनाइल आइसोसाइनाइड है, नहीं जी। ये पैराटोलुइन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले, ये है। होता क्या है इसके अंदर? ये होता है बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है सल्फर से, इस साइड जुड़ी रहती है ऑक्सीजन दो, और यहाँ पे जुड़ा होता है Cl। लिखते कैसे हैं इसको? C6H5SO2Cl, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कन्वर्जन of benzene diazonium chloride to bromobenzene can be accomplished with, यानी कि तुम्हारा जो डायजोनियम सॉल्ट है ये N2Cl, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिव चार्ज, कह रहे हैं इसको ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करा दो। ब्रोमोबेंजीन साथ में निकल के आ जाएगा, N2 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इसमें कन्वर्ट करा दो। दो प्रोसेस है इसको इसमें कन्वर्ट करने की। पहली प्रोसेस है जिसको बोलते हैं आप सैंडमेयर, उसमें यूज़ क्या करते हो? CuCl और CuBr और Br HCl HBr। दूसरी है गैटरमैन। ठीक, गैटरमैन में क्या यूज़ करते हैं? Cu और HBr। तो इन दोनों के अंदर से फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, वो तो देता ही नहीं है। एजो कपलिंग के साथ तो ऐसा होगा ही नहीं, रिमेटिमेन से कोई लेना देना नहीं है, तो बचा क्या? गैटरमैन। ये ओरिजिनल आंसर है। इस तरीके से क्या होगा, अगर तुम इसका यूज़ करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेट्स आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द अमीन्स। अमीन्स के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बताओ। कह रहे हैं कि भाई जो एल्काइल अमीन है आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल अमीन। बात सही है, ये तो भाई करेक्ट है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ट्रू है। ठीक, तो ये तो ट्रू हो गया। फिर अगला पूछा है उन्होंने, अगले स्टेटमेंट में बोला है कि एल्काइल अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल। हाँ, एल्काइल अमीन जो करती हैं वो एल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल बन रहा है उनका जो इंटरमीडिएट बन रहा है एक तरीके से, जो कि डाइजोनियम सॉल्ट है। फिर बोल रहे हैं ये अगले स्टेटमेंट में कि एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। इट इज ऑल्सो ट्रू, कि हमने अभी जो ऑर्डर देखा था उसमें हमने ये तो देखा था
कि भाई जो एल्काइल अमीन्स होते हैं उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दैट्स वाई वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा मतलब बेसिक हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, कह रहे हैं कि एल्काइल अमीन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। नो, इट इज नॉट ट्रू। ठीक, ये रिएक्ट करता है, तो ओरिजिनल आंसर है इसका ये रिएक्ट करता है टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। अगर इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करा दें वाटर से, ठीक, या फिर हम करा दें एथेनॉल से, तो हमारे पास प्रोडक्ट फिनॉल बनता है। तो फिनॉल हमारे पास डायरेक्ट नहीं बनता, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड रीजन, यानी कि आपके पास असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट आ रहे हैं अभी, उनके बारे में चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं क्या है, असर्शन है ये, बोल रहे हैं कि अमीन्स बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। करेक्ट, ठीक। एरोमेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, ये हो गया हमारा इनकरेक्ट, वीकर होते हैं। तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट हो गया, तो असर्शन रीजन के अकॉर्डिंग ए हमारा ट्रू है और आर हमारा फॉल्स है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ओके, लग रहे हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ अमीन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द मोलर मासेस ऑफ अमीन्स, यानी कि जैसे ही मोलर मास बढ़ता जाएगा अमीन्स का, उनकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। ये तो सब पे अप्लाई होता है, इवन अल्कोहल पर भी अप्लाई होता है, तो ये करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है कि हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द मोलर मास ऑफ अमीन्स, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है एल्काइल का, वो बढ़ता जाता है किसके साथ, जैसे ही मोलर मास बढ़ता है। तो ये बात भी क्या है, सच है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए कि पहला वाला दूसरे वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई आंसर होगा इसका ए। ठीक है, तो अगर हम बात करें 12 वाले का, तो 12 वाले का ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 13, ए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज नॉट यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो वी ऑल नो अबाउट दैट कि भाई ये बात तो सच है, इसका यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ एल्काइल वालों का करते हैं। ठीक, अगला है एल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो तुम्हारे एराइल हैलाइड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। हैलाइड की बात हुई यहाँ पे, ये चीज़ तुम याद रखना। ठीक, कि और इस गैब्रियल थैलामाइड के अंदर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जो हमारा रिएक्शन बनता था, जो न्यूक्लियोफाइल बना था, जिसको मैं बोल रहा था नेग्ड न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ पर भी वो अटैक किसके ऊपर कर रहा था, इसी के ऊपर कर रहा था। वो नाइट्रोजन जो था वो अटैक कर रहा था यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसको इन्होंने बोला है एराइल, यानी कि ये है ARX। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स ओनली। तो जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा प्राइमरी अमीन ही देती हैं, तो इट इज ट्रू, ये सच है। अगली बात करते हैं इसी के अंदर, कह रहे हैं भी देखो जो प्राइमरी अमीन आर मोर बेसिक देन द सेकेंडरी अमीन्स। ठीक, तो देखो हमने पहले इस बारे में बात कर रखी थी कि भाई देखो जब भी एनसीईआरटी की बात चलेगी तो बात चल रही है एक्वस की। ठीक, अगर बात करते हैं हम, इन्होंने फेज बोला होता कि भाई फेज कौन सा वाला है, तो फेज जो है हमारा, फेज जो है यहाँ पर एक्वस ही मानेंगे, दैट्स व्हाई उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी आर नॉट मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन्स। हमेशा सेकेंडरी वाली ओके एक्वस मीडियम में क्या होती है, मोर होती है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। क्या बोला इन्होंने कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाती हैं, विच इज स्टेबल फॉर शॉर्ट टाइम, ये बात सच है, सॉल्युबल एट सोल्यूशन एट लो टेम्परेचर, बात करेक्ट है। ऑफ कोर्स ये सॉल्युबल मतलब स्टेबल होता है, बस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन टेम्परेचर लो रखोगे तो लॉन्ग टाइम में भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर हमेशा लो रहना चाहिए। अगला ऑप्शन है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल। नो जी, ये तो होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रिजोनेंस थी, यहाँ पे तो आपने अभी देखा, तो यहाँ पे तो एरीन के साथ तो रिजोनेंस होती है,
लेकिन एल्काइल के साथ कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे तो नो रेजोनेंस है, तो स्टेबिलिटी होगी नहीं, तो ये गलत हो गया, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो through this kind of the questions, when you solve them, you will understand the real value or the point of the objective, कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक, तो एक सर्टन क्वेश्चन थे जिनके आंसर तुमको मिल गए होंगे अभी तक, और अगर आप इनको कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ऑफकोर्स आप इनकी एक जो बॉटम लाइन होती है उसको भी ध्यान से समझ पाओगे। ऑलराइट, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ मोर क्वेश्चंस की। ठीक, और ये क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखूंगा लेकिन आपको इसे समझना है। क्वेश्चन समझे आप पहले, ये दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, कह रहे हैं देखो भाई, आपके पास NH2 है, ग्रुप है, और ये एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन, यानी कि जो एनिलीन है उसको हम नाइट्रेशन से पहले एसिटाइलेटेड कर देते हैं। ठीक, साइट पॉसिबल रिएक्शन फॉर इट, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी ये बताना है आपको। कह रहे हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और अगर हम डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं तो हमको टेरी प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, ये साइट जो लिखा है ना, साइट, ये साइट है यहाँ पर साइड वाला, कौन सा, ऑर्थो हो सकता है, पैरा हो सकता है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जिसको हम नाम देंगे अभी पैरा के साथ, वो होगा हमारा, जैसे लेस से हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये पैरा मतलब मेटा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि NH2 ग्रुप जो है तुम्हारा एनिलीन के ऊपर, उसको हम एसिटाइलेटेड कर देते हैं बिफोर नाइट्रेशन, नाइट्रोजन के, तो कौन सी साइड पॉसिबल रिएक्शन हो सकती है ये बताना है। और अगर तुमने डायरेक्ट नाइट्रेशन करवा दिया बिना एसिटाइलेशन कराए, ठीक, तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास जो एनिलीन होगी वो टेरी ऑक्सीडेशन देगी। टेरी ऑक्सीडेशन तुमको याद है ना, अभी कुछ देर पहले हमने कराया था। ठीक, टेरी ऑक्सीडेशन में हुआ क्या था, समझ लो इसको भी, ये समझो, ये तुम्हारे पास एनिलीन है, ये, ठीक, हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी कुछ ऐसे, हमने HNO3 लिया है, साथ में लिया है H2SO4, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन के आते हैं। पहला बन के आता है बच्चा पैरा, लगभग 51%। दूसरा बन के आता है मेटा, मेटा नाइट्रो, ठीक, 47%। और तीसरा एक और बन के आता है जो सबसे कम अमाउंट में जो बचा है, 2% ऑर्थो, यानी कि तुम्हारे पास कितने हो गए, 3 प्रोडक्ट बन गए जब तुमने करवाई डायरेक्ट। ये डायरेक्ट वाली है, डायरेक्ट। ऑलराइट, ये तुम्हारी रिएक्शन थी, इसको तुम नाम दे रहे थे भाई कि हम अभी डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट मेरा बन के आया। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि अगर तुम एसिटाइलेशन कराते तो क्या होता। तो एसिटाइलेशन में क्या होगा, देख लेते हैं इसको, ये अमीन है, रिएक्शन करवा रहे हो तुम, चलो एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं सिंपली। ठीक, क्या होगा, ये लोन पेयर थे, ये गए, अटैच किया, बॉन्ड टूटा, ऊपर नीचे और सीएल बाहर, ये बन के आया मेरे पास। ये याद रखना, इसको टेरी बोलते हैं, टेरी ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे बन के क्या आया, टोटल जो माइनस HCl भी निकल जाएगा, तो मेरे पास बन के आएगा ये। अब ये जो लॉन पेयर है ना, ये यहाँ भी इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में और यहाँ भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब तुम अब नाइट्रेशन करवाते हो, थोड़ा सा है, वैसे अगर तुम नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, H2SO4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो थोड़ा सा ऐसे H2SO4 काम कर देता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जुड़ेगा ग्रुप, वो आपका ग्रुप आ जाएगा कौन सा,
ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका फिर से करा दो हाइड्रोलाइसिस, जैसे हाइड्रोलाइसिस कराओगे ऊपर वाला ग्रुप चला गया और तुम्हारे पास पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट बन के आया वो ये बन के आया। तो तुमने कौन सी चीज़ को बाईपास कर दिया, तुमने इसको बाईपास कर दिया, मेटा वाले को। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा मेटा वाला क्या हो गया, बाईपास हो गया सिंपली, और इस तरीके से तुमको यहाँ पर मिल जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट। इस तरीके से इन प्रोसेस का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक, काफ़ी अच्छी प्रोसेस है ये और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हो। ठीक, तो इसके नोट्स लेते रहना थोड़े बहुत, इससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। भाई साहब डायपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दो। ठीक है, तो हम सब जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, ये तो नॉन पोलर ही है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो पोलरिटी होती है हमारे, नाइट्रोजन की पोलरिटी जो होती है वो कम होती है किसकी कंपेयर में, ऑक्सीजन के। तो हम यहाँ पे पहला वाला सबसे कम, फिर दूसरा वाला और फिर तीसरा वाला, डन। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि देखो भैया ये देख लो, ये इन्होंने दिखा रखा है, पहले से इन्होंने सेम दे दिया है, तो हिंट्स क्या दिया है, इन्होंने आंसर ही दे दिया है, तो इसको आप समझ सकते हो। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये सा क्वेश्चन समझ लो एक बार, फिर हम बात करते हैं कि कोई Z है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, ऑलराइट। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो रिएक्ट करता है किसके साथ, इसके साथ, और गिव्स अ सॉलिड इनसॉल्युबल एल्कलाई, जो क्या है Z। बताना है भाई, बताओ ये क्या है। ठीक है, तो तुम जानते हो कि जब हम हाइजेनबर्ग रिएजेंट की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे हाइजेनबर्ग रिएजेंट की, लेट मी क्लियर इट। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट है हमारे पास ये रहा मेरा हाइजेनबर्ग रिएजेंट। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, लेट्स से अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं प्राइमरी अमीन से, तो मुझे मिलता है सॉल्ट, और उस सॉल्ट को अगर मैं डिसॉल्व करूं एल्कलाई सोल्यूशन में तो वो होगा सॉल्युबल। अगर बात करता हूं मैं सेकेंडरी अमीन की, तो यहाँ पे मिलता है मेरे को सॉल्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे कंपाउंड मिलता है। वो कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसको मैं NaOH में डालूंगा तो ये होता है इनसॉल्युबल। ठीक, अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो यहाँ पे दो रिएक्शन ही नहीं होती, तो यहाँ पे नो रिएक्शन का केस है। क्लियर है, तो Z वाला जो होगा कौन होगा, तो पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि 2 डिग्री अमीन है। अब 2 डिग्री अमीन तुम कैसे बना सकते हो इस फॉर्मूले से, तो एक तो ये हो जाएगा C2H5N, ठीक, एक हो जाएगा CH3 और ये आ जाएगा H साथ में, तो 5 और 3 8 और 1 9, ये हो गया 9 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, तो ये बन गया मेरे पास, नाम लिखूंगा तुम इसका N मेथाइल एथेनामीन। डन, तो इस तरीके से तुम इसको निकाल सकते हो। तो सेकेंडरी अमीन गिव्स इनसॉल्युबल सॉल्ट इन एल्कलाई, दैट्स इट। Here write the structure and the name of the amide which gives propanamine, कोई अमाइड है जो प्रोपेनामीन देता है बाई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उस अमाइड का नाम बता दो। तो अमाइड का नाम ही क्या बताना है, प्रोपेनामीन दे रहा है ना, मतलब उसके अंदर 4 कार्बन होने चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए इससे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर होगा अमाइड ग्रुप, सिंपल। ठीक, फिर कह रहे हैं द अमाइड प्रोड्यूस बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजीनामाइड, यानी कि बेंजीनामाइड कुछ ऐसा होता है जैसे ये बेंजीन देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप जुड़ा है। कह रहे हैं इसका अगर हम हॉफमैन ब्रोमामाइड कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो ये सारा ग्रुप गायब हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचा क्या, फिर बचा हमारे पास सिर्फ ये। ठीक है, जैसे ही बचा तो इसका मतलब प्रोडक्ट होगा हमारा एनिलीन। ठीक है, ये नहीं है, याद रखना, एनिलीन बन के आएगा। When I give chemical test to distinguish between following pair of compound, इन following pair of compound को distinguish करने के लिए हमको टेस्ट बता दो, कौन सा टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम उस टेस्ट के ऊपर अभी बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सा टेस्ट पॉसिबल हो सकता है। ओके, लेट्स लुक एट दिस। कह रहे हैं एनिलीन को
सेपरेट करना है मेथेनामीन से। कैसे पता करें? तो देखो ये जो है ये भी प्राइमरी अमीन है और ये जो है ये भी प्राइमरी अमीन है। ठीक, तो क्या तुम कार्बाइल अमीन रिएक्शन करा सकते हो? तो जवाब है नो, नहीं करा सकते। ठीक, ओके, कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं करा सकते, फिर कौन सी करा सकते हैं? तो क्या हम हाइजेनबर्ग करा सकते हैं? नहीं करवा सकते, ये भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम कौन सी रिएक्शन करवाएं? जब कार्बलामीन भी नहीं करवा सकते, हाइजेनबर्ग भी नहीं करवा सकते, तो फिर इसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी? तुमको याद होगा, एक रिएक्शन करा सकते हैं हम इसके साथ, डाईएज़ोटाइजेशन टेस्ट। ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक टेस्ट होता है। पहले तो ये करा देंगे, ये स्टेबल प्रोडक्ट देगा और ये हमको देगा एल्कोहल, और हमको पता चल जाएगा कि भाई देखो कौन सा वाला है। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोला है कि ये देखो एथेनामीन है और ये है एन मेथाइल एथेनामीन, यानी कि ये तुम्हारी 2 डिग्री है और ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन है। तो कौन सा देंगे? तो ऑफकोर्स यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, तुम इनके दोनों के आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो चाहो तो यहाँ पे ये येलो डाई वाले भी करवा लेंगे, क्योंकि येलो डाई देती है और इसकी डाई का कलर थोड़ा अलग होता है, लगभग बहुत ज़्यादा पेल होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे पेल कलर आता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर आ जाता है, तो ये भी टेस्ट हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल। और यहाँ पे ये कार्बलामीन रिएक्शन भी हो सकती है इसके साथ। ठीक, क्योंकि ये कार्बलामीन ये देगा, ये वाला नहीं देगा। ऐसे ही हाइजेनबर्ग है, ये देगा, ये भी देगा, लेकिन ये इनसॉल्युबल बनाएगा और ये सॉल्युबल बनाएगा। तो ये 2-3 टेस्ट हैं जिसकी तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन करवा कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कब होगी। ऑलराइट, now I'm giving you certain questions to solve from your home। ठीक, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करना है एटलीस्ट कि आप कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा वैसे तो, क्योंकि हमने इसकी काफ़ी डिटेल में अभी बात कर ली है। ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ऑलराइट, सारे के सारे। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ जिस पर आप सेंड कर सकते हो। ठीक, जो कुछ भी आप सॉल्व करो वो सब का सब इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। जो भी करेक्शन होंगे मैं उसके साथ आपको आंसर कर दूँगा। ठीक, व्हाट्सएप भी करना, कॉल नहीं उठा पाऊँगा मैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप मेरे लैपटॉप में तो कॉल तो उठ ही नहीं पाता इससे। तो ये देख लेना एक बार, और अगर इससे ज़्यादा दिल चाह रहा है कुछ करने का तो देन वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, ये भी ट्राई करना। ठीक है, इस आगे जो भी वर्कशीट बची है वो मैं खुद कराऊंगा अपने हाथ से। ठीक, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इफ़ यू विल ट्राई इट देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। इसके अलावा जो भी चैप्टर है उनकी समरी मैं डे बाय डे अपलोड करने वाला हूँ, तो हम वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों के बारे में। जो भी अगर इसके अलावा कोई भी हेल्प, कोई टॉपिक, कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट है आपकी जो आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑफकोर्स मुझे बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।